धन्यवाद सभापति महोदय, आपने बोलने का जो अवसर प्रदान किया। मैं इस सदन में पुलवामा हमले में हताहत हुए हमारे 26 नागरिक और ऑपरेशन सिंदूर के जाबाज वीर शहीदों को नमन। सेना के इस पराक्रम को हम सराहना करते हैं और इस देश पे विपरीत जो परिस्थितियां आई उस दौरान इस देश की समस्त राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां एक मंच पे खड़ी हुई और मजबूती के साथ पाकिस्तान को जवाब देने के लिए खड़ी हुई थी। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पाकिस्तानी आतंकी ने हमारे देश में घुस के 1 घंटे तक तांडव मचाया। 26 हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया और हमने कह दिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन हकीकत जो सामने आई और आज जो हमने जवाब सुना, इससे लगा कि झूठी तसल्ली देख के देश को गुमराह करने का काम किया है। हमारे देश के अंदर घुस के हमारे लोगों को तड़पा तड़पा के मारने का काम किया और हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जाके हमने 100 आतंकियों को मार गिराया। अच्छी बात है, 100 नहीं 1000 को मार गिराना पड़ेगा, सबको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये क्यों जवाब नहीं आया? वो 5 लोग कहां से आए, कैसे गए? 1 घंटे तक तांडव किया उन्होंने, धर्म पूछ के मारने की बात की, पलमा पड़ा के की बात की, लेकिन वो उनमें से है कि नहीं है? वो आज पकड़े गए कि नहीं गए? वो मारे गए कि नहीं गए? उसका जवाब ये सदन, ये देश जानना चाह रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं आया है। आप दावा करते हो 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, लेकिन वो हमारे घर के अंदर घुस के मार के गए। उन 5 लोगों को आज तक हम नहीं पकड़ पाए। आपके कुछ गोदी मीडिया, सोशल मीडिया देखा गया, सीरिया और इजराइल के वीडियो चलाए देश के अंदर, देश की जनता को गुमराह किया कि हमने पाकिस्तान के अंदर वो हाल कर दिए, झूठे वीडियो चलाए। हद तो तब हो गई, नेशनल मीडिया चलाने लगी कि हमने कराची पे कब्जा कर लिया, हमने इलाहाबाद पे कब्जा कर लिया। मैं भी कानून मंत्री जी विचार कर रहा था कि कराची तक कब्जा हो गया है तो हमारा भी जो बिल प्रदेश जो राज्य प्रस्तावित है वो भी सिंध घाटी तक हम लेके चलेंगे, पाकिस्तान तक। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। सुबह उठ के देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 26 से 27 ट्वीट कर दिए, हमने हार मान ली। जब हम सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की कमियों को गिनाते हैं, तो लोग कहते हैं बीजेपी के कि ये देशद्रोही है, ये देश विरोधी है। सरकार की कमियां गिनाना क्या देश विरोधी होता है? सरकार की कमियां गिनाना जब बात करते हैं तो कहते हैं कि सेना विरोधी है। भाजपा या सरकार सेना नहीं है, भाजपा या सरकार देश नहीं है। ये सुनने का, समझने का और सुधार करने के अपने अंदर होना चाहिए। ये सत्ताधारी लोगों को समझना पड़ेगा। आज देखा गया है कि नमस्ते ट्रम्प सर, हमको मुश्किल 5 मिनट मिलते हमको। हम कोशिश करते हैं कि सरकार को हकीकत बताए। आज ट्रम्प ने 26 से 27 बार ट्वीट किया, क्या उसका जवाब हमने दिया? आज तक उसका जवाब नहीं दिया। हम नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम करा रहे हैं, हम डियर डोनाल्ड ट्रम्प करके गले लगा रहे हैं और वो हमारा पाकिस्तान का जो हमारा देश दुश्मन है हसीम मुनीर को बुला के लंच करवा रहे हैं और हम डियर डोनाल्ड ट्रम्प करके गले लगा रहे हैं। ये जो हकीकत है हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो देना है, लेकिन ट्रम्प के जो ट्वीट आए हैं उसका भी जवाब देना पड़ेगा। हम 56 इंच का चीना, आज देश के अंदर उद्योगपतियों को जमीन देने के उद्देश्य से देश के आदिवासियों को, सैकड़ों आदिवासियों को मार दिया गया। वो पावर, वो ताकत, वो 26 इंच का सीना पाकिस्तान को दिखाने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, आज देश की जनता जानना चाहती है क्या हम विश्व गुरु है या डोनाल्ड ट्रम्प हमारा गुरु है, जो बार बार हमको आदेश दे रहा है, बार बार हमको ट्वीट कर रहा है। देश की जनता अब नोटंकी नहीं, देश की जनता चाहती है मजबूत नीतियां बने। देश की जनता सिर्फ तस्वीर नहीं, देश की जनता चाहती है कि ताकतवर बने। हमारे बड़े भाई अनुराग जी भी कह रहे थे कि धर्म को पूछ के मारा। उन जो ये जो आए थे पाकिस्तानी जो नकारा लोग, उन्होंने सर 3 मिनट हुए मेरे, मैं चाहूंगा लास्ट 1 मिनट में कंक्लूड करना चाहूंगा। उन्होंने धर्म पूछ के मारा, कलमा पढ़ा के मारा, उन्होंने ये पूछ के किया। लेकिन देश के अंदर सरकारें भी बुलडोजर धर्म पूछ के चला रही है। देश के अंदर सरकारें भी जाति और वर्ण पूछ के मुआवजा दे रही है पीड़ितों को। ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अंतिम 1 मिनट में मेरा वक्तव्य समापन करना चाहूंगा। समाप्त कीजिए आप प्लीज।
समाप्त कीजिए। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को MIA ने $1 अरब दिया, ADB ने $80 मिलियन दिया, विश्व बैंक ने $108 दिया। ये विदेशी लोग सारे देश के दूसरे लोग दे रहे हैं। अंतिम में मेरा कहना चाहूंगा, हम चाहेंगे कि देश के साथ मजबूती से खड़े हैं, देश के साथ मजबूती से खड़े हैं। आने वाले समय विशाल पाटिल जी प्लीज स्टार्ट। इस अवसर के लिए धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले पहलगाम के आतंक अकाउंटेबल। थैंक यू मैम। थैंक यू, वेरी गुड। माननीय सदस्य श्री असादुद्दीन ओवैसी जी। चेयरमैन साहिबा, मैं शुरुआत में अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करना चाहूँगा उन 26 लोगों को जिनका नाम पूछकर और मुसलमान नहीं होने के नाते पर उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा मौलाना इकबाल को, जो पूंछ के मदरसुल ज़ियाउल उलूम के मुदर्रिस थे, उस 5 साला लड़की मरियम को जिसको पाकिस्तान की शेलिंग में उसका पेट फट गया। मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा मैडम जैन अली और उर्वा फातिमा, इन दो जुड़वा भाई बहनों को जिनकी उम्र 14 साल थी। लांस नायक दिनेश कुमार को, BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कश्मीर की आवाम का कि उन्होंने पहलगाम के वाक़े के बाद मस्जिदों से ऐलान किया मजम्मत का, बग़ैर किसी के बोलने पर रोड पर निकलकर उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों की मजम्मत की। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारी मुसल्लह अफवाज को कि उन्होंने एक अजीम कुर्बानी पेश की और बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कामयाबी दिलाई। मैं मुसल्लह अफवाज ने पहले 9 दहशतगर्द ठिकानों पर उनको निशाना बनाया और सबसे मेरी नज़र में जो दहशतगर्दी के दिल पर हमला हुआ वो भावलपुर का था और 6 एयरफील्ड, 3 हैंगर और 2 रनवेज को हमने तबाह किया। बाद में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की एक अहम वजह यह थी मैडम कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया था, एक यूफोरिया पैदा हो गया था, मगर अफसोस कि हुकूमत ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। मैं आज भी कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान का डीप स्टेट, उनका हयाती मकसद ये है कि हमेशा भारत को कमज़ोर किया जाए और अगर हमको इन ताकतों को कमज़ोर करना है तो देश में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर हम बुलडोजर के जरिए या फिर लिसानी जबर के जरिए या मजहबी फिरका परस्ती के जरिए अक़लियतों को निशाना बनाएंगे तो हम खुदा ना खास्ता उन पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द तंजीमों को कहीं कामयाब ना हो जाए। मैडम, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूँगा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक इस मुल्क में जब मजबूत होगा तो हमको बैनुल-अक़वामी सतह पर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूंगा कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? LG पर फिक्स होगी तो LG को बरतरफ करिए, IB पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को UT बना दिया,
और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ, जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खारजा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, यह आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। मैडम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा, हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं। वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको यह नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा ये। मैडम मेरा सवाल हुकूमत से यह भी है कि हम कोई एडवर्सेरियल कंट्री नहीं है अमेरिका के लिए, हम दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। क्या क्या एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया, तो क्या ये दोस्ती निभा रहे हैं? मैडम मैं हिस्टोरिकल एग्जांपल दे रहा हूं, क्रुश्चेव और टीटो। क्रुश्चेव ने दबाव डाला, टीटो ने कहा मैं नहीं मानता, मैं नैम ज्वाइन करूंगा। मैडम फ्रांस और यूएसए, डिगोल को जब यूएसए ने दबाव डाला तो डिगोल ने कहा कि तुम दोस्त हो मगर हमारी खारिजा पॉलिसी आजाद ना है। मैडम वहीं पर आप देखिए गुजराल साहब, जिसको कहते सबसे कमजोर थे, वजीर आजम थे, उन्होंने बहादुरी का मजारा किया, रिफूलिंग करने नहीं दिया। वियतनाम 20 साल यूएसए से लड़ा मगर झुका नहीं, और हम उनको बोल भी नहीं पा रहे, हम तो कोई दुश्मन मुल्क तो नहीं है अमेरिका के, ये आपको समझने की जरूरत है। और मैडम यहां पर वजीर खारजा ने कहा वो चीन गए, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि चीन के इक्विपमेंट एक लाइव लैब था हमारे उनके लिए। क्या आपने कहा चीन को कि तुमने क्यों दिया पाकिस्तान को हथियार? आप नहीं कहे। और मैडम आप जानते हैं कि रक्षा मंत्री ने कहा कि स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट। तो फिर जो इंडोनेशिया मिलिट्री अटैचे ने कहा कि हमको कहा गया मत मारो, हम सेल्फ डिफेंस में भी नहीं मार सकते थे पाकिस्तान को। और अगर आप ट्रंप के बयान को गलत कह रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट नहीं गिरे, मैं यकीन करता हूं आपकी बात का। आप हमारे पायलट्स को कमेंट करिए ना, हमारे पायलट्स को कमेंट करिए कि हम अपने पायलट्स की तारीफ करते हैं, आप वो भी नहीं करना चाहते। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं मैडम कि क्या फ्रांस ने हमको सोर्स कोड नहीं दिया जिसकी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट को क्या नुकसान हुआ? अब मुस्तकबिल में आप हथियार खरीदेंगे तो क्या आप सोर्स कोड हासिल करेंगे? और मैडम मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब हुकूमत दे। हमारे पास सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है, 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 हैं, चीन के पास 50 से ज्यादा हैं। 11 साल से आप सरकार में हैं, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है आप बताइए। और मैडम FATF में लाना पड़ेगा आपको। अगर आप विश्व गुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप G7 के कंट्रीज को, GCC को और चचा सैम को राजी कराइए कि पाकिस्तान को, मैडम खत्म कर रहा हूं, FATF में दोबारा लाया जाए। मैडम ऑल पार्टी मीटिंग हुई, देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में और स्टेट सरकार में। ऑल पार्टी मीटिंग में मैं था, केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं बैसारन मिडोस पर तो कोई जा ही नहीं सकता, जून से पहले इजाजत लेना पड़ेगा। बाद में हमको मालूम हुआ कि साल भर खुला रहता मिडोस सिवाय बारिश और स्नो के। ये कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में। वहां पे मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं मैडम आपके जरिए से कि कौमी सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, खारिजा पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को राजनीति का मुद्दा मत बनाइए, राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। ये हमारे मुल्क में मुफाद होगा, हमारे मुल्क के इत्तेहाद और एकजुटती को आप एक वोट का जरिया मत बनाइए। और मैं एक आखिरी बात पूछ रहा हूं मैडम, क्या चीन ने हमसे कहा था कि सीज फायर कर लो? और कैसे पाकिस्तान ने हमारे पायलट्स की बातों को सुना कि हमारा कम्युनिकेशन एनक्रिप्ट नहीं है? मैडम आखिर में मैं अपने शेर से
इस अपनी बात को खत्म करूंगा कि अपने ही हाथों से सर अपना कटाना है हमें, मादर हिंद पे भेंट चढ़ाना है हमें, किस तरह मरते हैं एहरारे वतन भारत पर, ये तमाशा है जो दुनिया को दिखाना है हमें। ये मैं भारत की उस बहादुर फौज के नाम पे करता हूं, मुसल्ह फौज के नाम पे करता हूं। ये शेर कहने वाला कोई बीजेपी का नहीं था, ये शेर कहने वाले का नाम शेर था, शहीद अशफाकुल्लाह। मैं फिर से हुकूमत से कह रहा हूं, पाकिस्तान टेररिज्म करेगा, आप तैयार हो जाइए। आप चीन से मोहब्बत, कितना इम्बैलेंस हुआ ट्रेड का, कितना इम्बैलेंस हो रहा है चीन से। अच्छा, जब गलवान हुआ उस वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि मैं बात करूंगा, हमने कहा नहीं बात करेंगे, जरूरत नहीं है। आज ट्रंप हमारे से पहले बोलता है इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है, इख्तिदार में कोई यहां रहेगा कोई वहां रहेगा, मगर इख्तिदार में इकबाल होना चाहिए। बदबख्ती की बात यह है कि आपने इकबाल को खो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सदस्य श्री के फ्रांसिस जार्ज जी। Authenticate whatever you said, because otherwise that should be taken off the record. माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी। मैडम, धन्यवाद सभापति महोदया। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मकाम आता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। मैं सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे देश की सेना है उसने जो पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया, उसके लिए उनको सैल्यूट करता हूं, जय भीम करता हूं। और पहलगाम हमले में जो निर्दोष हमारे नागरिक शहीद हुए या अन्य जो लोग उसके बाद सीज फायर के बाद जो शहीद हुए, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को कुदरत दुख सहने की शक्ति दे। महोदया, मेरे कुछ सवाल हैं सरकार से। क्या सरकार यह स्पष्ट कर सकती है कि आतंकियों को भारत क्षेत्र में प्रवेश और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थल पर पहुंचने में किसने मदद की? क्या सुरक्षा एजेंसियों को इस हमले की पहले से कोई खुफिया इनपुट प्राप्त हुए थे? यदि हां तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? पहलगाम हमले में शहीद हुए नागरिकों और स्थानीय ड्राइवर माजिद खान के परिजनों को सरकार द्वारा क्या मुआवजा और सहायता दिया गई? क्या सरकार पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू कर रही है? क्या भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मांग रखी है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर कठोर कार्रवाई नहीं करता तब तक उसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता न दी जाए? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए और 21 भारतीय नागरिक शहीद हुए, यहां तक कि हमारे गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया गया, तब सरकार ने सीज फायर की अनुमति क्यों दी? क्या यह भारत की कूटनीति कमजोर नहीं दर्शाता? सभापति महोदया, मुजफ्फरनगर में हमारे जिला सचिव हैं भाई कामिल, उनके परिवार के 2 बच्चे भी इस हमले में शहीद हुए थे। क्या सरकार ये मानती है कि टीआरएफ द्वारा इस हमले में खासतौर पर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाना भारत में सांप्रदायिक द्वेष को बढ़ावा देने का प्रयास था? यदि हां तो इसे रोकने हेतु सरकार ने क्या रणनीति बनाई? सरकार उस मुस्लिम पोनी ऑपरेटर को क्या सम्मान देगी जिसने अपनी जान देकर तीर्थयात्रियों की रक्षा की? क्या उसे शहीद घोषित किया जाएगा? पाकिस्तान को हाल ही में आईएमएफ द्वारा $2 अरब से अधिक की सहायता राशि दी गई है। क्या भारत ने औपचारिक रूप से आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थाओं के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है? क्या सरकार ने जांचा है कि आईएमएफ या अन्य विदेशी मदद का कोई हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग तो नहीं हो रहा है? क्या सरकार ये स्वीकार करती है कि पहलगाम हमले में खुफिया तंत्र पूरी तरह विफल रहा है? यदि हाँ तो कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? क्या सरकार स्पष्ट कर सकती है इतने भारी सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद टीआरएफ जैसे आतंकवादी संगठन के सदस्य भारत में प्रवेश कैसे कर जाते हैं? क्या सरकार ये बताएगी पहलगाम जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा समीक्षा अंतिम बार कब की गई थी और उसमें क्या कमियां चिन्हित की गई थी? प्रधानमंत्री जी ने इस हमले के बाद पहलगाम का दौरा क्यों नहीं किया जबकि देश भर में भावनात्मक उबाल था? क्या सरकार ने शहीद हुए नागरिकों के परिजनों को आर्थिक मदद व स्थायी सहायता प्रदान की? यदि हाँ तो उसका विवरण सदन में प्रस्तुत करें। महोदया, सरकार के लोग सेना के सम्मान की बात करते हैं। इस घटना के बाद सेना के जवान अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर जा रहे थे, ऐसी रेल दी गई उनको जिसकी हालत बड़ी खराब थी। सेना के जवानों ने मना कर दिया कि हम इस रेल में नहीं बैठेंगे। 4 दिन बाद बदलनी पड़ी और
सरकार के नेताओं की भाषा देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में किस तरह के शब्द यूज किए गए, इन पे भी हमें चिंता करनी चाहिए। देश की सेना के लिए मेरी मांग है महोदया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के वेतन को टैक्स मुक्त किया जाए, बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित, क्योंकि ये इस समय ऐसा विषय चल रहा है कि देश की सेना पे हमें गौरव है, गर्व है, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, मेरी मांग है कि बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए, गुर्जर रेजिमेंट, मेहतर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट बनाए जाए, क्योंकि देश का जो किसान का मेरा उसके अंदर देश का जो गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर देश प्रेम का जज्बा बहुत जबरदस्त है। अगर इनको मौका मिलेगा तो शायद पाकिस्तान छोड़े, चाइना की हिम्मत भी नहीं होगी कि हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख ले। महोदय, बाबा साहब अंबेडकर कहते थे हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। भारत की आन पे जब आंच आती है तो जिस तरह इस बार प्रदर्शन हुआ, एकजुट रहा देश, सारा विपक्ष हो पक्ष हो सब एकजुट रहे, ऐसे हमें एकजुट रहना चाहिए। अगर हम एकजुट रहेंगे तभी हम आतंकवादियों से लड़ पाएंगे। महोदय, 1965, 71, 1999 के युद्ध में किसी भी अरब देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, लेकिन आज एक भी अरब कंट्री हमारे फेवर में नहीं खड़ी। क्या हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पर नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि हमारी राजनीतिक जो भारतीय की लोकल राजनीति है, इसके चक्कर में क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे मित्रों को के मन में पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है? पाकिस्तान ने कहा और आपने मान लिया, और आपने सीज फायर का आज रक्षा मंत्री जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि महाराज हाथ जोड़ते हैं, छोड़ो, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। लेकिन फिर उसके बाद 10 तारीख को दोबारा से जो है ड्रोन उड़े और 15 लोग शहीद हुए, 43 लोग घायल हुए। हम अपने आम नागरिकों को क्यों, जबकि मान रहे हैं, मैंने रक्षा मंत्री जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये रोका गया, इसका मतलब हमें खतरा है कि दोबारा भी हमला हो सकता है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो हम अपने आम नागरिकों को और सेना के जवानों के जीवन को खतरे में क्यों डाल रहे हैं भविष्य में? क्या हमें इसके पुख्ता और परमानेंट इंतजाम नहीं करने चाहिए? जैसे अगर सरकार को, मैंने कई बार सुना सरकार के लोग अखंड भारत की बात करते हैं, इससे अच्छा मौका आपको काम मिलता। पीओक्यू लेने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते कि चुनाव में कह रहे थे 6 महीने के बाद पीओक्यू इधर होगा, अगर सरकार बन की, जनता ने तो मौका दे दिया, कहां है पीओक्यू? क्यों नहीं लेके आए इस बार आप लोग? तो पहली सीढ़ी तो इस बार ही चढ़ गए थे। जिस तरह से मीडिया ने माहौल बनाया था महोदया, तो ऐसा लगा कि अगर देश की सेना ने जो हिम्मत जुटाई थी, सरकार मदद करती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर होते इस बार, इसी बार, और फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है हमारी, ये पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर होती। इस तरह के हालात बने हुए थे और ऐसा मौका चूकना ही नहीं चाहिए था। ले लेते, इससे अच्छा मौका किसे कैसे मिलता? पूरा देश एकजुट था महोदय, मैं खत्म करूंगा, पूरा देश एकजुट था, इससे अच्छा मौका कहां था? लेकिन अब अमेरिका में बैठ के कोई देश के फैसले कर ले तो देश की गरिमा पे, संप्रभुता पे बहुत बड़ा हमला है। इसको हमें समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए किसी की हैसियत नहीं है। भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। यहाँ का 140 करोड़ देशवासी एकजुट खड़ा है और सबको जवाब दे सकता है। मोदी, आज खत्म करते हुए कहूंगा, अमरनाथ की यात्रा आ रही है अगस्त के फर्स्ट वीक में, चल भी रही है, नहीं चल रही। अनुराग भाई, आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आप ये नाराजगी मेरे ऊपर मत उतारो, आप लड़ो ना उनसे, आप लड़ो चेयर से, मुझे कहाँ को करना। खत्म हो रही है अमरनाथ की यात्रा, खत्म होने वाले, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। लेकिन अंत में महोदय मैं कहूंगा, आम लोगों की जान भी गई, क्या सरकार ने उन परिवारों को मुआवजा दिया है? क्या उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं? जिन्होंने अपने परिवार खोए, जिन्होंने अपना घर का बेटा, पति, घर का कमाने वाला खो दिया, उनका भी तो अधिकार बैठता है। सरकार ने क्या मुआवजा दिया, इस बात की जानकारी भी सरकार को पटल पर रखनी चाहिए, सामने रखनी चाहिए। और अंत में मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय सेना को और भारत के का जो प्यार है कि पाकिस्तान और आतंकवादियों के भरसक प्रयास था कि यहां सांप्रदायिकता का माहौल बन जाए, लेकिन देशवासियों ने समझदारी दिखाई। और कश्मीरियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह से कश्मीर के ऊपर जो ये इतना बड़ा इल्जाम लगा है, ये इल्जाम में कश्मीरी शामिल ना हो और ऐसे आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई। पता लगा है कि महादेव, ऑपरेशन महादेव हुआ है और यही पता लगा कि वो तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन मैंने अखबार में ये भी पढ़ा था कि वो जो मुख्य आरोपी था कुछ दिन पहले पाकिस्तान में था। कोई पिकनिक चल रही है कि उधर भी चले जाते, इधर भी आ जाते? क्या है बॉर्डर पे ऐसा? ये बताना चाहिए ना देश को। मैं आपका धन्यवाद करूंगा
और भारत की महान सेना को मैं बधाई देता हूं, उनके लिए मंगल कामना करता हूं। जय भीम, जय भारत। महोदय धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री एन के प्रेम